ट्रिगर में अब तक आपने देखा किस तरीके से साउथ कोरिया एक ऐसी जगह है जहां गन्स टोटली इलीगल हैं, मगर ऐसा होते हुए भी एक आम से स्ट्रगलिंग स्टूडेंट के पास में इतनी गन्स कहां से आ जाती हैं। वो भरे हॉस्टल के अंदर गोलीबारी करके सभी की जान ले लेते हैं। क्या पुलिस इनको रोकने में कामयाब हो पाएगी? कितनी जाने और जाने वाली हैं? और आखिर इन गन्स का मास्टरमाइंड कौन है? ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ट्रिगर एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे के साथ में। वो जैसे ही अपनी गली में मुड़ते हैं वहाँ पर दो शख्सियत को मरा हुआ पाते हैं। तभी ऑफिसर एकदम से उठाकर उनको वापस ले आते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि वो दो शख्सियत और कोई नहीं जबकि उनके खुद मॉम एंड डैड थे। तभी उस छोटे बच्चे का बयान लेने के लिए उनको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। तो वो देखते हैं कि जिन क्रिमिनल ने उनके मॉम एंड डैड को मारा था वो वही सेल के अंदर बैठकर ब्रेड खाने लग रहे हैं। वेल उसी बयान के दौरान ऑफिसर वहाँ अपनी गन को टेबल पर छोड़कर ही चले जाते हैं। तो वो बच्चा उस गन को उठाकर सीधा उस सेल की तरफ जाने लगता है और गन को पॉइंट कर देता है उस क्रिमिनल के ऊपर। ये देख के क्रिमिनल भी हंसने लगता है, हाँ, मेरे को गोली मारेगा, चल चला ना छोटे चला। ये देख के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है, कांपने लगता है, क्योंकि गन ऐसी चीज है जो एक्सपर्ट के मुकाबले नौसिखिए के हाथ में ज्यादा डरावनी रहती है। तभी पीछे से आवाज आती है, ईदो बेटा नहीं, और तभी वो चिल्लाते हैं और एपिसोड की शुरुआत होती है। वेल उस आवाज से ये मालूम पड़ता है कि वो बचपन हमारे ऑफिसर ईदो का था। वही करंट टाइम में हमारे ऑफिसर ईदो और न्यू रिक्रूट जिनका नाम है जुंगवो, वो दोनों निकल चुके हैं हॉस्टल की तरफ जहाँ पर गोलीबारी हुई थी। वहीं हमारे जो जुंगते भैया हैं यानी हमारे हॉस्टलर जिन्होंने गोलीबारी करी थी वो लगे ही पड़े हैं हर किसी की जान लेने के लिए। मेन ऑफिसर से पहले पुलिस के कुछ दूसरे ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं जो जख्मी हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन वहीं जुंगते भैया वो बारिश के अंदर अपने ब्लडी हैंड्स को धोने लग रहे हैं और कहते हैं कम से कम मेरी जिंदगी खत्म तो शान से होगी। तभी वहां पुलिस आती है और उनकी बंदूक को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन वो बंदूक को फेंकते नहीं जबकि गन के नोजल को खुद ही की तरफ पॉइंट कर लेते हैं और कहते हैं जानते हो गन एक ऐसी चीज है जिससे कोई छोटा बच्चा भी किसी की जान ले सकता है। वेल इस पॉइंट पे पर्सनली मेरे को लगा था कि ना एक बैड एस कैरेक्टर खुद ही की जान लेने वाले हैं, नहीं, लेकिन मैं गलत था। वो भैया बैड एस हैं और बैड एस ही रहेंगे। कहते हैं सुना है पुलिस की गन में पहली गोली हमेशा खाली होती है। दैट्स व्हाई मैंने एपिसोड 1 में कहा था कि एपिसोड 2 में आप जानोगे कि हमें पहला सेल खाली क्यों दिखाया गया था। वेल वो ओपन फायर करके उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को भी वहीं मार देते हैं और पूरे हॉस्टल में चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, किसी को जिंदा मत छोड़ना, कोई जीने के लायक नहीं है। वहीं हमारे जुंगवो और लीदो ऑफिसर वहां आ जाते हैं। वेल जुंगवो भैया को लीदो भैया कहते हैं कि आप भारी रुको, नए रिक्रूट हो, इनकी मदद करो, मैं अंदर घुसता हूँ। वेल एक्चुअली वो अंदर घुसते हैं ताकि वो जुनते भैया को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। वही जुनते भैया लगे ही पड़े कि जब प्यार से समझा रहा था तब क्यों नहीं माना ना, बस खाना चुराना है तुम्हें तो लोगों का, तुम्हारी इस हालत के तुम खुद जिम्मेदार हो, तुमने मजबूर किया है मुझे सब करने के लिए। वहीं इसी बीच हमारे ऑफिसर लीदो धीरे धीरे जुनते भैया की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, लेकिन एक हॉस्टलर अपनी जान बचाने के लिए एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गुद्दी भी वहीं पे धर ली जाती है। ऑफिसर लीदो बाहर आकर दूसरे कोपमैन्स को बताते हैं कि इस वक्त उनके पास में M4 है जो मैगजीन रिलोड करने के बाद में अब तक 3 गोली चला चुके हैं, यानी उसके अंदर 27 गोली बाकी हैं। लेकिन तभी आवाज आती है बैंग बैंग, ओके नेवर माइंड, अब 24 बाकी हैं। वेल जिन हॉस्टलर को जुनते भैया ने पकड़ा था उनकी गुद्दी भी चटका दी गई। अभी ऑफिसर लीदो पूरे हॉस्टल की लाइट्स बंद कर देते हैं और धीरे धीरे जुनते भैया की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, लेकिन जुनते भैया उनको आते हुए देख लेते हैं तो अंधेरे में ही डायरेक्ट उनके ऊपर ओपन फायर कर देते हैं, जिस ओपन फायर में उनकी पूरी मैगजीन खाली हो जाती है। इसी मौके को देखते हुए ऑफिसर लीदो वहां से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वेल एक्चुअली ये था डिस्ट्रैक्शन एंड कंफ्यूजन बट नो किलिंग, या उनके पास में पूरा मौका था कि इस वक्त वो उनको मार सकते थे मगर स्टिल उन्होंने नहीं मारा। इसी बीच जो हॉस्टलर थे उनको दूसरे कोपमैन्स बचा लेते हैं, लेकिन ये सब होते हुए जुनते भैया देख लेते हैं तो सीधा हमारे जुंगवो के ऊपर ही बंदूक रख देते हैं कि तुम्हें मना किया था ना मत बचाना। लेकिन तभी वहां से स्लो मोशन के अंदर ऑफिसर लीदो एंट्री मारते हैं और सीधा जुनते भैया के मुंह पे हाथ मारकर एक दीवार के ऊपर चौक स्लैम देते हैं, या वैसे तो चौक स्लैम जमीन पे दिया जाता है मगर यहाँ पे दीवार पे चौक स्लैम देते हैं और वेल यहाँ पर मामला पानी, और साथ में हमारे जुंगवो भैया की भी जान बचा लेते हैं। वहीं जो हमारे हेड चीफ हैं वो परेशान हैं कि यहाँ पर कोई एविडेंस ही नहीं है क्योंकि सीसीटीवी की जो फुटेज थी वो मिटा दी गई। साथ में जो विटनेस थे वो इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि वो बयान नहीं देना चाहते। वहीं ऑफिसर लीदो उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं जो रूम था हमारे जुनते भैया का। वहां बैठे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी बड़ी गन आखिर आई भी कहां से। तभी वो जैसे ही हॉस्टल बेड से उठते हैं उस बेड के अंदर कुछ अजीब सी आवाज आती है।
वो जुंगवो से पूछते हैं क्या हॉस्टल के बेड इतने सख्त होते हैं? तो वो कहते हैं कि नहीं, इतने सख्त कैसे हो सकते हैं, कबर थोड़ी है। वेल अगर ये सब इंडिया में होता तो शायद उस बेड को कभी खोला ही नहीं जाता, क्योंकि यहाँ इतने ही सख्त होते हैं। वेल उस बेड की आवाज के कारण ऑफिसर लीदो को डाउट होता है, तो वो गद्दा हटाते हैं, एक कार्डबोर्ड था उसको भी हटा लेते हैं और बेड खोलते हैं और उसके अंदर बहुत सारी गन्स थी जो कि अलग अलग पार्ट्स में रखी हुई थी। ये देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी चीफ कहते हैं किसी मिलिट्री एक्सपर्ट को बुलाओ ताकि हमें पता लगे ये क्या गन्स हैं। लेकिन एक्चुअली ऑफिसर जाके सीधा ऑफिसर लीदो को ही बुला लाते हैं। अब चीफ कंफ्यूज की लाइक व्हाट द हेक, मैंने मिलिट्री ऑफिसर बोले थे। तो एक्चुअली ऑफिसर लीदो पहले मिलिट्री में ही रह चुके हैं। वेल वो उन सारी गन को असेंबल कर लेते हैं और एक एक गन के बारे में बताना शुरू करते हैं। ये गन है X711ER जिसको वियतनाम वॉर में यूज किया गया था। ये है सोवियत यूनियन की बनाई हुई बैडएस थिंग AK-47 7.62 mm ऑटोमेटिक राइफल, और इसको 1964 में जर्मनी ने बनाया था MP5 जिसको एक्चुअली टेररिस्ट्स के खिलाफ यूज किया जाता था। देन ये आती है M4 का मॉडर्न वर्जन MK18 Mod 1 जो कि यूएस फोर्सेस की स्टैंडर्ड इशूड गन है। वेल ये सुन के अब चीफ बौखला जाते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी गन्स जो किसी टाइम पे वॉर में यूज हुई थी ये जैसे तैसे साउथ कोरिया में आ गई हैं। लेकिन ऑफिसर लीदो कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम तो वो सुसाइड केस है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस सुसाइड केस के अंदर जो गोलियां छत से बरामद हुई थी वो गोलियां एक्चुअली इन सभी गन्स के अंदर यूज करी जा सकती हैं। तो मेरे को लगता है कि वो केस और ये केस कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वहीं एक नई आर्क स्टार्ट हो जाती है, गैंग्स। वेल इस सीरीज की सबसे फेवरेट बात मेरे को ये लगी कि इस सीरीज के अंदर ही आप अलग से 3-4 आर्क देखने वाले हो। एक तरफ हमारी पुलिस फोर्स, एक तरफ हमारी गैंग, एक तरफ दूसरी गैंग और एक तरफ वीक हीरो बट विद गन्स। एक शख्सियत जिनका नाम है स्यूखो अपनी गाड़ी में बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कुछ होए। वेल क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पंटरों को एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर भेजा है जहां से वो किसी आदमी को घसीट कर लाने लग रहे हैं। वेल वो आदमी बेचारा और कोई नहीं जबकि उस बिल्डिंग का, उस बिजनेस का ओनर ही था जिनका नाम है किम। तो वो कहते हैं कि ए स्यूक बैठ के बात करते हैं ना यार, अंदर जाके बैठते हैं, पीते हैं, आराम से बात करते हैं। लेकिन हमारे स्यूक ना 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 मैंने पीना छोड़ दिया है, जल्दी नहीं मरना ना मेरे को। लेकिन जिनका बिजनेस छीना जा रहा है वो जोक के मूड में नहीं है। वो गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, कुछ तो कर दो। लेकिन वो उनको मार पीट कर उनके अंगूठे का निशान उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगवा लेते हैं जिससे अब वो पूरा बिजनेस हमारे स्यूखो भैया का हो चुका है। वेल किम की तो नहीं सुनी जाती, बस इतना बोला जाता है कि इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। और वहीं पे जो किम का बिजनेस था वो एक्चुअली किसी और को देने का वादा था, लेकिन उन्हीं के पंटरों में से एक मोटे पंटर को दे दिया गया। अब इंट्रोड्यूस होती है हमारी दूसरी गैंग। वो गैंग एक्चुअली इस गैंग के बिल्कुल ही साइड में बैठी है उनकी गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो लोग इनके मुकाबले थोड़े से छोटे हैं और इनके अंडर ही काम करते हैं और उनका काम है उन बॉडीज को ठिकाना लगाना जो वो ऊपर वाली गैंग मार देती है। तो जैसे किंग भैया की खातिरदारी करी जाती है, चोंगमान की गैंग आ जाती है। चोंगमान इस गैंग के लीडर हैं और वो अपने पंटरों को लगा देते हैं काम पे कि ये चलो इसको उठाओ। लेकिन तभी वो मोटे लोगों वाली गैंग वो उनको टोंट करने लगती है कि ए अंदर अच्छे से सफाई करना, बहुत गंद मचा हुआ है, कुछ काम नहीं करते तुम लोग। लेकिन उस गैंग के जो मेंबर है उतेई वो एग्रेसिव हो जाते हैं और उनको रिप्लाई देने लगते हैं कि ये मेरे को मत सिखा, चल काम करना अपना। लेकिन जो चोंगमान गैंग लीडर है वो समझदार है और अपने गैंग के पंटरों को ऐसे ही किसी आफत में नहीं जाने देना चाहते, तो वो उस मामले को संभाल लेते हैं। वहीं हमारे जुनतेई भैया वो हॉस्पिटल में बैठकर नूडल्स ठूसने लग रहे हैं। तभी वहां एक ऑफिसर आते हैं और कहते हैं कि ये क्या बारात में बैठा है, ये खा क्यों रहा है यहाँ? तो दूसरे ऑफिसर्स कहते हैं कि इन्होंने कहा कि अगर इनको नूडल्स खिलाए जाए तो ये बता देंगे। लेकिन तभी वहां चीफ आ जाते हैं तो उनके नूडल्स को बेचारे को छीन लिया जाता है और चीफ पूछने लगते हैं कि बता ये सारी गन्स कहां से आई? तो वो कहते हैं कि मैं सब बताऊं तो गा, लेकिन उस ऑफिसर को। तो ऑफिसर लीदो वहां पर आ जाते हैं और दोनों के बीच में बातचीत होती है। तो ऑफिसर लीदो पूछते हैं कि आखिर मैं ही क्यों? तो वो कहते हैं कि जिस हिसाब से आपने मेरे को दीवार पे चोक स्लैम दे के मारा, मैं समझ गया कि ये इंसान अच्छा है, उन जैसा घटिया गद्दार नहीं है जिनके साथ में मैं रह रहा था। तो वो कहने लगते हैं कि आप में से कुछ भी पूछो, मैं आपको सब बता दूंगा। तो ऑफिसर पूछते हैं कि बताओ वो गन कहां से आई? तो वो एक्चुअली गन्स कोरियर से आई थी। लेकिन सवाल है कौन और क्यों, किसने तुम्हें भेजी और क्यों भेजी? वेल किसने भेजी इसका कोई जवाब नहीं था, उन्हें नहीं पता एक्चुअली किसने भेजी। लेकिन क्यों भेजी? तो वो कहते हैं कि शायद मेरे को गन्स की जरूरत थी इसलिए। वेल ये बात सुन के चीफ बौखलाए खड़े हैं कि ये इंसान पागल है, मेंटली इश्यूज है आई थिंक इसको, और हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। तो वो पूछते हैं ठीक है तुम्हें गन भेजी, लेकिन इतनी गन्स क्यों भेजी? तो जुनतेई कहते हैं कि यही तो समझ नहीं आया, मैंने तो बस इतना कहा था कि एक अच्छी गन मिल जाए तो बहुत, उन्होंने इतनी भेज दी, मेरे को नहीं पता क्यों। तो ऑफिसर लीदो कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें पछतावा है तुम्हारे किए का तो प्लीज सारी बातों का सही सही जवाब दे दो। लेकिन ये बात सुन के जुनतेई भड़क जाते हैं, पछतावा? किस बात का पछतावा? इसी लायक थे वो सभी। लेकिन ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें लोगों की जान लेने का कोई हक नहीं है। हक?
हक की बात तो तुम मेरे से करो ही मत। तुम्हें क्या लगता है तुम में और मेरे में कोई फर्क है? बस तुम्हारा काम आसान किया है मैंने। तो ऑफिसर लीडो पूछने लगते हैं कि ओके तुम्हें लगता है हम दोनों सेम हैं? सेम ना, मैं तुमसे बेटर हूँ। वेल ये बात बोल के जुनते भैया ने दोबारा दिल जीत लिया। यही तो बैड एस पंती पसंद आई कैरेक्टर की मेरे को। और सुनो गन्स और भी हैं। तो ऑफिसर पूछते हैं कि किसके पास है वो गन? वेल ये पता लगाना तो पुलिस का काम है ना। लेकिन चीफ यहाँ अलग क्रैश आउट हुए पड़े हैं कि वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, टाइम पास करने लग रहा है, इधर सिर्फ फांसी के फंदे से बचने के लिए मेंटल इश्यूज का बहाना बना रहा है। लेकिन ऑफिसर लीडो कहते हैं कि एक्चुअली यही कारण है जिस कारण से हमें इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वही चीफ बाहर आते हैं तो एक रिपोर्टर उनके पीछे चेप हो लेते हैं कि सर बताइए ये वही गन्स है ना, ये कहाँ से आई, फलाना धिकाना, ये छाप दूं क्या अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो तो चीफ तो क्रैश आउट पे ही चल रही है। अगर तूने कुछ छापा तो तेरे को मार दूंगा मैं, कुछ भी छाप देते हो तुम लोग। तो वेल ये रिपोर्टर भी आगे सीरीज में काफी बड़ा रोल निभाने वाले हैं। वहीं हमारे ऑफिसर लीडो और जुंग वोंग पहुंच जाते हैं उस सुसाइडल केस के ऊपर। जुंग वो पूछते हैं क्या इनको हाल ही में कोई कोरियर आया था? तो उनकी मकान मालिक कहती है कोरियर? इसको पूछने आज तक कोई इंसान नहीं आया। वहीं हमारी वीक हीरो की आर्क स्टार्ट हो जाती है। एक मोटे स्टूडेंट बहुत तेजी से भागे आने लग रहे हैं। वही स्कूल के पीछे वाले एरिया के अंदर एक गैंग ने एक स्टूडेंट को पकड़ रखा है। अच्छी कुटाई कर रहे हैं उसकी। क्यों? क्योंकि उस गैंग ने उस स्टूडेंट से एक्चुअली लड़कियों की फोटोज मंगवाई थी जिसको वो इलीगली बेचकर पैसा छाप सके। लेकिन हमारे मासूम स्टूडेंट जिनका नाम उन्होंने क्यों रख रखा है फॉर सम रीजन, वो बहुत ही बेकार फोटो लाए जिस कारण से उनकी पिटाई सिटाई चल रही है। वही हमारे मोटे आन लग रहे हैं तो पूरी गैंग मजा बना रही है। मोटे जल्दी आ रहा, चल मोटे जल्दी आ, और तेज भाग मोटे। तो हमारे मोटे भैया आ जाते हैं। एक्चुअली वो खाना लेकर आए थे, उनको खाना दे देते हैं, गिर जाते हैं वहीं पर और उनकी गुद्दी भी पकड़ ली जाती है कि हे मोटे इधर से 10 अकाउंट मांगे थे ना, कब देगा तू? तो हमारे मोटे भैया भूल गए थे एक्चुअली और उन दोनों की पिटाई सिटाई करके चले जाते हैं। अब वो पड़े हुए हैं दोनों और मोटे भैया पूछते हैं चला गया क्या वो? तो जो हमारे मासूम भैया जो पिटन लग रहे थे उनका नाम है ग्यू जिम, तो वो कहते हैं कि चुपचाप पड़ा रहे, अगर उठेंगे तो फिर मारेंगे वो लोग। वही जो हमारे छोंग वोन जो कि हमारे स्क्विड गेम के प्लेयर O96 हैं, वो पहुंचे हुए हैं शॉपिंग करने के लिए। अब औरतें उनको अजीब तरीके से घूर रही है। शॉपिंग के दौरान वो कैशियर से 2 सिगरेट्स और मांग लेते हैं तो वो कहती है कि अपना मास्क हटाओ। तो हमारे भैया वहां क्रैश आउट हो जाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं 18 साल से छोटा हूँ? शकल नहीं दिखती तुम्हें मेरी? और तुम लोग ऐसे क्या घूर रहे हो? मेरे को मजाक चल रहा है? कॉकरोच देख लिया तुमने? मन करता है मार दूं इन सभी लोगों को यहीं पे। वो गुस्से में अपने घर जाते हैं, पड़ोसियों के डब्बों से टकराते हैं, वहां गुस्सा उतारने लग रहे हैं कि लोग सब यहीं फेंक देते हैं घर के बाहर। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि एक सेकंड, डब्बा तो मेरे घर के बाहर भी रखा है। वो उस बॉक्स को खोलते हैं और उस बॉक्स के अंदर एक्चुअली गन्स थी और वो डर जाते हैं कि ओहो इन्हें एक्चुअली भेज दी। K1 और K2 दोनों ही हैं। वो उन दोनों गन्स को असेंबल करने लगते हैं। वहीं जो छोंगमान की गैंग है वो उन डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने लगी हुई है। तो वहीं किम जाग जाते हैं एकदम से। वो फाड़ के बोरी सीधा बाहर निकलते हैं कि ये छोंगमान रुक जा यार, मेरे को बख्श दे भाई। लेकिन छोंगमान फालतू के पंगों में पाँव नहीं देना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा दिमाग मत खराब कर। लेकिन किम कहते हैं कि मेरे को पता है तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तू पूरा बिजनेस संभाल सकता है और सियुखो तुझे वादा किया था ना तुझे बिजनेस देगा, कुछ घंटा नहीं देने वाला वो तुझे, वो सारा का सारा उस मोटे को दे देगा। लेकिन वो उनकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वो कहते हैं रुक जा, तू राज करेगा पूरी जगह पर, मैं तुझे गन्स दे दूंगा। ये बात सुनते ही एकदम से वो रुक जाते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर गन्स एक्चुअली बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। इवन जो साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी गैंग्स है ना वो भी चाकू कैरी करती हैं। तो सोचो गन्स कितनी ही रेयर होंगी। तो डेट्स व्हाई वो गन्स की बात सुनते ही रुक जाते हैं। वही गैंग अलग मजाक बना रही है कि बॉस किसकी बात सुन रहे हो आप, इसके पास कहाँ गन्स हैं? ठीक है तूने मान लिया एक गन है भी तू दे देगा, लेकिन बॉस के पास कितने बंदे हैं ये देखना। तो किम कहने लगती है ना 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 एक नहीं बहुत गन्स है मेरे पास। तभी एकदम से सियुखो उनके बॉस का फोन आ जाता है छोंगमान के पास में। कहते हैं कि ये तूने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया? बॉस मैं काम निपटा के बस आपके पास कॉल करने ही वाला था। और अच्छा बॉस वो बिजनेस का क्या? अच्छा हाँ वो बिजनेस ना उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये कहकर वो फोन काट देते हैं। पीछे से किम कहने लगते हैं कि देखा श्योंग का फोन था ना, उसने काट दिया ना फोन, वो घंटे का बिजनेस नहीं दे रहा तेरे को। लेकिन इस बात में गुस्सा आकर छोंगमान सीधा उनके मुंह पर सवाल मार देते हैं। वही छोंग वोन जंगलों में पहुंचे हुए हैं। वहां उनको पुलिस का फोन आ जाता है कि ये कहाँ है तू इस वक्त? तो वो कहते हैं कि हर पल तुम मेरे पे नजर रखते हो तो तुम्हें पता ही होगा मैं कहाँ हूँ। हाँ वही ना, तू जंगलों में क्या कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ तुम मेरे पे नजर कहाँ से रखते हो? तो पुलिस मना कर देती है कि कॉन्फिडेंशियल है नहीं बता सकते हो। तो क्या चुप रह, फोन रख। वो एक्चुअली जंगलों में गए हुए हैं क्योंकि उस जंगलों के साइड में ही पुलिस एकेडमी है जहाँ पर शूटिंग की ट्रेनिंग चल रही है। तो वो शूटिंग की आड़ में ही अपनी गन्स टेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि दोनों आवाज मिक्स हो जाए और पता ना लगे कि कहीं पर गोलीबारी हो रही है। वही ली दो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कोरियर्स के बारे में। वही स्यूक और चोंगवान की बात चल रही है। वो बॉस कहते हैं कि ये तूने मेरे को फोन
क्यों नहीं किया। वही दूसरी तरफ जो चोंगमान का आदमी है उतेई, वो घुस गए हैं बिल्डिंग के अंदर और कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो चोंगवान कहते हैं कि बॉस ये बिजनेस आप मेरे को देने वाले हो ना। अच्छा वो बिजनेस, हाँ नहीं वो तो मैंने योंगहो को दे दिया, योंगहो वही मोटे हैं। लेकिन बॉस आपने वादा किया था। वादा? अबे खुद को देख, तू लायक भी है इस बिजनेस के। लेकिन बॉस आपने जिसको बोला अपन ने उसको टपका दिया, कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्या कुछ। मुद्दे पे बॉस, अपन लोग भी आम लोगों की माफी जीना चाहता है तो जीना, आप तक क्यों नहीं जी रहा था। हम सिर्फ आपके वफादार कुत्ते हैं बॉस, उससे बढ़कर कुछ है क्या। वफादार कुत्ते? और चल यार तू ज्यादा इमोशनल मत हो यार, फिर आगे दोबारा मिल जाएगा तेरे को मौका। वैसे बॉस आपको मेरे एक भी पंटर का नाम पता है? क्यों, क्या हुआ? तेरा नाम पता है वो बहुत नहीं है क्या? नहीं बॉस, एक्चुअली वो आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो अगर आपको उनका नाम पता होगा तो वो भी खुश हो जाएंगे। ये तो एक काम कर चोंगवान, ये पैसे रख और जा यहाँ से, और अपने पंटरों को भी कुछ खिला देना और नहा के आना, अगली बार बहुत स्मेल आ रही है तेरे में से। वही चोंगवान बाहर आते हैं तो पूरा गैंग हैप्पी है कि बॉस आ गए, ये बिजनेस हमारा हो गया। लेकिन बॉस का मुंह उतरा हुआ है और वो उतेई से पूछते हैं कि वो जो अंदर ढूंढने गया था बिल्डिंग में उसे क्या मिला। तो उतेई कहते हैं कि वहाँ एक लॉकर रूम है, लेकिन साला किम ने लॉक कर रखा है उसको। तो वो अपनी गैंग को कहते हैं कि हॉस्टल जाओ ढूंढो अगर वहाँ कोई गन्स मिलती है तो। लेकिन हाँ ये लो, ये पैसे रखो और भरपेट खाना खाना, और माफ करना जो कहा था वो हो नहीं पाया। वेल ये पॉइंट दर्शाता है कि चोंगवान जस्ट एक गैंग लीडर नहीं, जबकि मानो उन सबके बड़े भाई के जैसे और अपने पंटरों का एक्चुअली बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन उतेई कहने लगते हैं कि ये भाई ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो, क्या हो गया। लेकिन चोंगवान कहते हैं कि किम की गाड़ी वो पार्क कहाँ करी हुई है। तो कहते हैं कि भाई वो तो बिल्डिंग में ही है, तो चलो वहाँ। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्टूडेंट है ग्यूजिन, वो चढ़ चुके हैं एक बिल्डिंग की छत के ऊपर, वहां से सुसाइड करने के लिए। वो जिंदगी में बहुत ज्यादा बुलीड और परेशान है। लेकिन तभी उन्हें स्योंगजुन का मैसेज आता है, ये वही मेजर बुली है जो उनको बुली कर रहे थे। अपनी मॉम की आईडी चुरा और मिलने आ। तो ग्यूजिन अपने मॉम के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर एक्चुअली उनसे 50,000 वॉन मांगते हैं। तो उनकी मॉम थोड़ी सी फिक्रमंद होती हैं, लेकिन वो कहती है कि बेटा चल पर्स से तू ही ले ले। तो वो पर्स से जाते हैं और उनकी आईडी कार्ड को देखते हैं, मगर आईडी कार्ड नहीं चुराते और वहां से 50,000 वॉन ही लेकर चले जाते हैं। वो क्लब में पहुंचते हैं और स्योंगजुन को 50,000 वॉन देते हैं। अब ये देख के स्योंगजुन का मत्था फिर जाता है। ए क्यों, तेरे दिमाग में कोई तकलीफ है क्या? तेरे को आईडी कार्ड बोला था ना लाने के लिए, पागल समझा है? तेरे को मरना चाहता है क्या तू? वो उनकी पिटाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ग्यूजिन कहते हैं कि माफ कर दो, मैं वो नहीं ला पाया। तुम मेरे मॉम के आईडी कार्ड से ब्लैक मार्केट से लोन लेना चाहते हो ना, वो बहुत मेहनत करके पैसा कमाती है। तो मेरे को क्या, तू मेरे को इमोशनल करना चाह रहा है? वो उनकी पिटाई करते हैं बुरे वाली और कहते हैं कि कोई बात नहीं, कल तो ले आएगा ना तू। ए फक यू, ले आएगा ना कल, बताना। यूजिन कहते हैं सॉरी नहीं हो पाएगा। तो उनकी वो बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं, उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं चोंगवान और उतेई उस जगह पर पहुंच जाते हैं। भागे भागे किम की गाड़ी के ट्रंक को खोलते हैं। उसके अंदर एक कोरियर का बॉक्स रखा हुआ था और लेजिट उसके अंदर गन थी। और ये देख के दोनों को विश्वास हो जाता है कि अरे बाप रे, किम सही कह रहा था। लेकिन जैसे ही चोंगवान उस गन को उठाने वाले होते हैं, एकदम से उतेई उनको धक्का देकर गाड़ी बंद कर देते हैं। बॉस क्या कर रहे हो तुम, ये वो हम दोनों को जान से मार देगा। चोंगवान कहते हैं तो क्या उसके झूठे वादों पे जीना चाहते हो क्या? कुछ नहीं देने वाला वो हमें, ऐसे ही हर क्षण सिर्फ इस्तेमाल करेगा। बताओ उतेई, ऐसे ही जीना चाहता है तू? ये हमारी आखिरी उम्मीद है, हमारा आखिरी चांस है उतेई ये। वही लीदो भैया जो अभी भी कोरियर ढूंढने में लगे हुए हैं, वो हॉस्टल के पास पहुंचते हैं तो उन्हें चोंगवान की गैंग दिखती है जिनको उन्होंने भेजा था गन्स ढूंढने। तो गैंग कहने लगती है अरे सॉरी बॉस, हमें पढ़ना नहीं आता ना, तो ये पुलिस की येलो टेप समझ नहीं आई। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे? अरे कुछ नहीं बॉस, बेचने लायक कचरा ढूंढ रहे थे, पुलिस का हमेशा धन्यवाद। ये कहकर वो तो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कचरे के अंदर लीदो एक्चुअली उस बॉक्स को ढूंढने लगते हैं, मगर तभी उन्हें चीफ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि ऑफिसर लीदो, उस पागल की बात पर ध्यान मत देना। एक्चुअली ढूंढने में पता लगा कि उस पागल को तो पिछले 2 साल से कोई कोरियर आया ही नहीं है। तो वो झूठ बोल रहा था और परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहीं पर ऑफिसर लीदो को एक्चुअली वो बॉक्स मिल जाता है। उस बॉक्स के ऊपर वो एक्चुअली कोई रेड कलर का सिंबल देखते हैं और तभी उन्हें ध्यान आता है कि ये सेम सिंबल मैंने एक जगह और देखा था, और वो दूसरी जगह और कोई नहीं, चोंगवॉन का घर था। तो वो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को फोन कर देते हैं कि चोंगवॉन को ढूंढो जल्दी से, उसके पास में गन है। और एक्चुअली दूसरे पुलिस ऑफिसर चोंगवॉन का ही पीछा कर रहे हैं क्योंकि वो पहाड़ों से गायब हो गए थे। तो इस वक्त वो सामने वाली टैक्सी में है, तो पूरी पुलिस फोर्स उस टैक्सी को रोक लेती है। लेकिन उस टैक्सी के अंदर से कोई और इंसान निकलता है और पीछे वाली सीट के ऊपर एक्चुअली चोंगवॉन का फोन और उनका ट्रैकर निकाला हुआ पड़ा था। वही चोंगवॉन अपनी गन के अंदर बुलेट लोड कर रहे हैं और तभी लीदो उनके घर पे पहुंच जाते हैं। काफी शांत तरीके से स्नीक इन करते हुए उनके रूम में जा रहे हैं। काफी टैक्टिक्स का यूज करते हैं ताकि पता लग जाए इस घर में कौन है। वो मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं और एकदम से मोबाइल को जमीन पे फेंक देते हैं जिससे दूसरा बंदा पैनिक हो जाए। और क्योंकि अंधेरे में फोन की फ्लैश लाइट ऑन थी तो हिलती हुई शैडोज उनको नजर आए। तो वेल काफी दिमाग से वो शख्सियत को पकड़ लेते हैं। लेकिन पता लगता है कि चोंगवॉन के घर में वो शख्सियत चोंगवॉन नहीं है, वो थे मून बेइक। तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम मून बेइक है।
और मैं यहाँ पार्सल लेने आया था। और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। कोई स्पॉइलर नहीं, मगर इतना बताओ मून भी एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं सीरीज में। यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट कर देना ट्रिगर एपिसोड 2, ताकि मैं समझ जाऊं आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे। और इतनी दूर तक आए हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब करे तो आप जा ही नहीं सकते। तो फटाफट से लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर। पीस आउट।